नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 47th मेगा प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। ये प्रैक्टिस टेस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल है और इसमें 15 सवाल हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से। और जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो केमिस्ट्री के जो एस्पिरेंट्स हैं सीपीसीबी साइंटिस्ट बी या सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, उनके लिए भी यूजफुल है। मैंने खास तौर से सभी की जरूरत को ध्यान में रख के प्रैक्टिस टेस्ट बनाया है। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स एज गुरु दक्षिणा। और कोई फीस नहीं देनी, बस गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, are present in 100 ml of 0.1 m acetic acid? Options are A 0.6 gram, B 0.06 gram, C 6 gram या D 60 ग्राम। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं ऐसे, अभी दिखाती हूं मैं आपको। 1 मोल इज इक्वल टू 60 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अगर 1 मोल का सोल्यूशन है तो 60 ग्राम 1 लीटर में है, और अगर 1 लीटर की हम बात करें तो 60 ग्राम है 1000 मिलीलीटर में, 1000 ml, राइट। तो 0.1 मोल का क्या होगा, 6 ग्राम इन 1000 ml, ठीक है। पर 0.1 मोल ऑफ 100 ml सोल्यूशन, तो 0.1 मोल अगर सोल्यूशन होगा 1 लीटर का तो 6 ग्राम उसमें होगा। पर अगर 100 ही ml है तो 0.6 होगा, बाई 10 हो जाएगा, तो 0.6 ग्राम इज द आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, 0.6 ग्राम। कैसे आया, आई जस्ट शोड यू। Question number 2, identify the correct code for the following two statements. Statement 1, aqueous solution of sodium carbonate is alkaline. तो जो पानी वाला सोल्यूशन होता है, पानी में सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है, मतलब क्षारीय होता है। और स्टेटमेंट 2, aqueous solution of carbon dioxide is acidic. जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन होता है पानी में वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो कोड्स, स्टेटमेंट 1 is correct but 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but 2 is correct. Both are incorrect या D, both are correct. Correct option is D, both are correct. ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि सोडियम कार्बोनेट जब पानी में रिएक्ट करता है तो वो तो हाइड्रोक्साइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में रिएक्ट करेगा तो वो H+ देगा, ठीक है, तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही। D is the correct answer. Question number 3, which of the following statements is true for an ideal dilute solution? जो आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, solute and solvent both obey Raoult's law. B, solute obeys Raoult's law and solvent obeys Henry's law. C, solute obeys Henry's law and solvent obeys Raoult's law. D, solute and solvent both obey Henry's law. तो Henry's law जो है is a gas law that states that the amount of dissolved gas in liquids is directly proportional to its partial pressure above the liquid. ठीक है, पर हम यहाँ गैसेस की बात नहीं करें, हम आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें, मतलब एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन, इट मींस इट्स अ देयर इज अ सॉल्वेंट एंड देयर इज अ सोल्यूट, एंड व्हेन इट कम्स टू सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, देन इट ऑलवेज रेफर्स टू Raoult's law. Per Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure of a dilute solution of non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in the solution. तो ये Raoult's law है जो कि FM Raoult's के द्वारा दिया गया था, और सॉल्वेंट और सोल्यूट की जब भी बात होगी तो Raoult's law होगा, और जब गैसियस की बात होगी तब हम Henry's law की बात करेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज A, solute and solvent both obey Raoult's law. Okay. Question number 4, very interesting question. The mechanism of formation of gaseous N2O5 in clouds from NO2 and O3 gases is, इस mechanism से N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड फॉर्म होता है। रिएक्शन 1, NO2 plus O3 is NO3 plus O2, ये सारा गैसियस फेज में है। रिएक्शन 2, NO3 plus NO2 is N2O5. तो क्लियरली जो NO3 है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो बेस्ड और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ इज dNO3 gaseous by dt is equal to K NO2 gaseous O3 gaseous. Okay, based on the information provided, which of the following statements is incorrect? कौन सा सही नहीं है? Overall reaction is 2NO gaseous plus O3 gaseous is equal to N2O5 gaseous plus O2 gaseous. करेक्ट, सही है, क्योंकि यहाँ पर O2 एक्स्ट्रा बन रहा है, यहाँ पर N2O5, तो ये दोनों बाय प्रोडक्ट हैं, और जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो NO2 और O3 है, क्योंकि NO3 जो है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है यहाँ पर।
जैसे ही बनता है वैसे ही यूज हो जाता है. सो NO3 is here in this reaction an intermediate compound. The moment it is formed, the moment it reacts with another molecule of NO2 and then forms N2O5. So then the reaction intermediate is NO3, correct? So this is also correct and this is also correct. The rate determining step is the reaction 1. This is also correct because of what? पहले जब ये reaction होगा तभी ये reaction होगा. So when reaction 1 happens, then only reaction 2 can happen. So the rate determining step is reaction 1 because it forms the intermediate compound. And the faster the intermediate compound is formed, the final product will be formed faster. तो पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड रिएक्शन 1 में बन रहा है और जितना तेजी से इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा उतना तेजी से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन 1 ही है. और आखिरी है द रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज स्लोअर देन रिएक्शन 1. दिस इज नॉट ट्रू because intermediate compounds react immediately with another compound and form the final product. So clearly the intermediate compound reacts immediately and the rate of reaction is in no way less than reaction 1. So the intermediate compound जो NO3 है वो NO2 से रिएक्ट करके N2O5 बना रहा है और जो भी इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो तुरंत ही रिएक्शन करता है. तो किसी भी हाल में रिएक्शन 2 जो है NO3 का NO2 से रिएक्ट करना वो स्लो नहीं हो सकता है पहले रिएक्शन. ठीक है, तो ये फास्ट ही होगा रिएक्शन 1 से, रिएक्शन 2 फास्ट ही होगा रिएक्शन 1 से, स्लो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन 2 एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का रिएक्शन है जो कि बहुत जल्द, जो कि हमेशा फास्ट होता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज स्लोअर देन रिएक्शन 1. दिस इज नॉट ट्रू. रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज ईदर इक्वल टू और फास्टर देन रिएक्शन 1. So the incorrect statement is D. Okay. What are the stoichiometric calculations based on? Stoichiometric calculation किस पर based होता है? Stoichiometry is the study or measure of quantities of elements or compounds that react in a chemical reaction and form the product. तो जो क्वांटिटी जो रिएक्ट होती है ना आपस में उसको स्टोइकियोमेट्री उसको कहा जाता है. एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन मोल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ए. एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर पे बेस्ड नहीं होता है, स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी पे बेस्ड होता है, इसलिए मोल्स का को हम ध्यान में रखते हैं. क्वेश्चन 6. विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल. मोल्स के बारे में एक और बताते हैं. मोल जो है वो मास से संबंध रखता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से. एंड मोल इज अ क्वांटिटी. मोल मींस 6.022 into 10 to the power 23 units of anything, and 6.022 into 10 to the power 23 is called Avogadro's number. Okay, let's go to question number 6. Which of the following water soluble gases has the highest absorption coefficient for solubility? So hydrogen, nitrogen, oxygen या carbon dioxide. Correct answer is carbon dioxide क्योंकि carbon dioxide. D is the correct answer. Question number 7. What will be the quantity of glucose molecular weight 180 required to make 100 ml of 5% solution? Option A 5 gram, option B 50 gram, option C 500 gram या option D 100 gram. तो यहाँ पे जो ये ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट दिया है ना, दिस इज जस्ट अ कंफ्यूजिंग फैक्ट. द मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज हैज नो रिलेशनशिप इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर वेट की नहीं, हम जनरल वेट की बात करते हैं, कितना ग्राम कितना किलो में है, कितना परसेंट है. सो इफ यू वांट टू मेक 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन 100 ml ऑफ वाटर, देन यू मस्ट हैव 5% ग्लूकोज एंड 95% water. So 5% of 100 ml 1000 ml क्या होगा? Because 1000 ml of water is equal to 1 kg of water. That is 1000 gram of water. So 5% of 1000 gram क्या होगा? 50 gram. So the correct answer is B. इसमें मॉलिक्यूलर वेट का कुछ लेना देना नहीं है, सीधे 5% सोल्यूशन बनाना है और 5% का मतलब कि 95% पानी होगा और 5% ग्लूकोज होगा. तो अगर 100 ग्राम का पानी होता तो 95 ग्राम पानी होता और 5 ग्राम ग्लूकोज होता, पर 100 नहीं, 1000 की बात हो रही है, इसलिए 50 ग्राम ग्लूकोज होगा और बाकी 950 ग्राम पानी होगा. ठीक है, यही होता है 5% सोल्यूशन. उसमें मॉलिक्यूलर वेट का कुछ लेना नहीं है. मॉलिक्यूलर वेट का जरूरत तब पड़ता है जब हम मोलर सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन ये सब बना रहे होते हैं. क्वेश्चन 8. What will be the quantity of 0.2% of any solution needed to prepare 1000 ml of 10 ppm of solution? Clearly this is a case of dilution. तो यहाँ डायल्यूशन का केस है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ अभी. तो यहाँ है 10 ppm सोल्यूशन का मतलब होता है 10 मिलीग्राम पर लीटर. दैट इज 10 मिलीग्राम इज 1 in 1000 ml. तो 1000 मिलीलीटर पानी में 10 मिलीग्राम वो सल्यूट होगा. ठीक है, और 0.2% सोल्यूशन का मतलब होता है 0.2 ग्राम इन 100 ml, क्योंकि वो सिंपली परसेंटेज होता है. तो इसका मतलब कि 2 ग्राम इन 1000 ml. सॉरी, यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे 1000 होना चाहिए था, एक और शून्य होना चाहिए था. तो 2 ग्राम है 1000 ml में, उसको हम डाइल्यूट करेंगे
और डाइल्यूट करके हमको लाना है 10 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो बेसिकली 5 ml सोल्यूशन ये लेंगे और उसको 1000 में 995 ml और डाल के उसको डाइल्यूट कर लेंगे। तो सिंपल आंसर होगा 5 ml। So the correct answer will be A, 5 ml. 5 ml of 0.2% of any solution, you can dilute it to 1000 ml and this will give you a 10 milligram per liter solution. ठीक है, answer is A. Question number 9. What would be the number of ions present in 3N of cadmium nitrate? Cadmium nitrate का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसका आंसर है डी। तो ये उत्तर कैसे आया, इससे एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। आई एम अ बिट कंफ्यूज, सो आई एम नॉट गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन, बट आई नो माय स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड एवरी टाइम देयर इज अ फॉल्ट, कुछ भी त्रुटि होती है या कुछ गलत होता है तो वो जरूर बताते हैं। तो आप में से कोई एक बताइए कि इसका ये आंसर डी कैसे आया, क्योंकि मैं स्लाइटली कंफ्यूज हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following bacterial airborne diseases causes maximum casualties worldwide? तो ये सारे ही एयरबोर्न बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जिससे कि बच्चे मरते हैं। और इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं? बैक्टीरियल डिजीज। डिप्थीरिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, उससे खांसी होती है। वूपिंग कफ, काली खांसी, इससे भी बच्चे मरते हैं। न्यूमोनिया से भी बच्चे मरते हैं। और मेनिंजाइटिस जो है वो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उससे भी बच्चे मरते हैं। पर किससे सबसे ज्यादा मरते हैं? The correct answer is C. Pneumonia causes maximum casualties around the world and it's a bacterial airborne disease. Okay. Question number 11. Which of the following statements regarding polychlorinated biphenyls, PCBs, is not true? इनमें से कौन सा सही नहीं है PCB के बारे में? PCBs are water soluble, hence they tend to bioaccumulate. Please remember that anything that is water soluble does not bioaccumulate, because anything that is water soluble is excreted via the kidneys and comes out of the body via urine and also feces. तो जो भी कुछ वाटर सॉल्युबल होता है वो पेशाब के द्वारा बाहर आ जाता है, पर जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, फैट सॉल्युबल होता है, वो पेशाब के द्वारा बाहर नहीं आता है और वो ही फिर हमारे फैट्स में या हड्डियों में जमा होता है। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स अगर वाटर सॉल्युबल है तो फिर वो बायोअक्युमुलेट नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है। These chemicals are fire resistant, ये सही है, ट्रू। These are stable at high temperature, ट्रू। जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स होते हैं वो ऊंचे तापमान पर भी ब्रेक डाउन नहीं होते, इसलिए बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। नन ऑफ द अबव, दिस इज नॉट ट्रू। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है ए। PCBs are not water soluble, they are fat soluble and that is why they tend to bioaccumulate. So this question is, the answer is A. Question number 12. Which of the following bacteria is also called superbug? इनमें से कौन से बैक्टीरिया को सुपर बग भी कहते हैं? क्योंकि सुपर बग जो है वो सारे ही जो पेट्रोलियम बेस्ड जो वेस्ट निकलता है उसको बहुत जल्दी बायोडिग्रेड कर देता है। We all know what superbug is. It is used to degrade petroleum based byproducts. Okay. Bacillus denitrificans, no. This is a denitrifying bacteria. It's not a superbug. Pseudomonas denitrificans, this is also a denitrifying bacteria, no. Pseudomonas putida या Bacillus subtilis. Now Bacillus subtilis is a bacteria found in soil, but Pseudomonas putida is the superbug. And please do remember the name putida. Putid means dead and decaying organic matter. So when you do say Pseudomonas putida, that means this Pseudomonas species degrades organic matter. Pseudomonas putida. Putid का मतलब होता है सड़ा हुआ या डिग्रेडिंग। तो Pseudomonas putida मतलब कि जो बैक्टीरिया डिग्रेड करता है, putida सुपरबग है Pseudomonas putida. Answer is C. Okay. Question number 13. Which of the following class of drugs inhibits bacterial growth by preventing cell wall formation? So these are all drugs. But which one is the one which inhibits bacterial growth by preventing cell wall formation? कि बैक्टीरिया का सेल वॉल को ही फॉर्म नहीं होने देता है। सही उत्तर है बी, बीटा लैक्टम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट वर्मी कंपोस्टिंग? वर्मी कंपोस्टिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बीइंग यूज्ड, यस। टाइप्स ऑफ अर्थवर्म, यस। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बीइंग यूज्ड, यस। क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग में कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है, कौन सा अर्थवर्म लिया जा रहा है और कितना मॉइस्चर कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर का, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सबको ध्यान में रख के वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट चलाया जाता है। मैंने खुद भी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट चलाया है और उसमें ट्रेनिंग भी ली है। So correct answer is D, all of the above. Okay. Question number 15, the last question. What is cyclomorphism or cyclomorphosis? क्या होता है? A phenomenon observed in planktonic crustaceans as adaptive response to seasonal changes in water, temperature, growth, reproduction and sudden genetic changes. तो हर मौसम में जो पानी में बदलाव होता है और उस बदलाव की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस होते हैं, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियंस होते हैं छोटे छोटे, उनमें जो बदलाव होता है
उसकी तरफ वो जो प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस हैं, जो माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियंस हैं, वो ना वो अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं उस बदलाव के हिसाब से। तो ये होता है साइक्लोमॉर्फिज्म। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है phenomenon observed in planktonic crustaceans as adaptive response to changes in water temperature only। सिर्फ वाटर टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, और भी फैक्टर्स होते हैं। phenomenon observed in planktonic crustaceans as adaptive response to reproduction and sudden genetic changes। सडन जेनेटिक चेंजेस और रिप्रोडक्शन भी सिर्फ नहीं होता है, और भी होता है। नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है ये। जितना भी अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस का, और वो चाहे अडेप्टिव रिस्पॉन्स टेम्परेचर के रिलेटेड हो, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सडन जेनेटिक चेंजेस, या और भी कोई सीजनल चेंजेस हो, तो उसको कहते हैं साइक्लोमॉर्फिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ए। आशा है आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई त्रुटि रह गई हो या आपको और कोई शंका हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आज ये फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट था। आज रात को आप आराम से पूरी नींद लें और आराम से समय से पहले पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। प्लीज रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर टाइम, so there is no hustle and buffle there, and you just easy find your seat, sit there, meditate for just 10 seconds, think something nice, and start answering your questions. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, and don't forget my Guru Dakshina. Keep watching my channel.